हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, है ना। और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था जो आपका गोस थ्योरम है उसके एप्लीकेशन, ठीक है। और लास्ट क्लास तक हमने 2 एप्लीकेशन डिस्कस कर लिए थे, लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक था आपका किसी सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा बच्चों कि आपके पास एक चालक पट्टिका है, ठीक है, और आप लोगों को उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है कि आपके पास समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका है। क्या है आपके पास? चालक पट्टिका, है ना। और इसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों ध्यान से सुने, एक तो आपके पास होता है पर्त और एक आपके पास होता है पट्टिका, ठीक है। दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है बच्चों? पर्त के अंदर मोटाई नहीं होती, यानी केवल लंबाई तथा चौड़ाई, यानी केवल क्षेत्रफल होता है ना। लेकिन जो आपकी पट्टिका है उसमें लंबाई भी है, उसमें चौड़ाई भी है और उसके साथ साथ उसमें मोटाई भी है। जैसे आप लोगों का जो कोई बुक है या रजिस्टर है ना, उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? पट्टिका। और हमें ऐसी पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। एक चालक पट्टिका मैं बनाता हूं जो अपरिमित विस्तार वाली है। देखिए इस प्रकार से बच्चों अपरिमित विस्तार वाली है, अपरिमित विस्तार वाली है। ये लो, डायग्राम को अच्छे से समझ लो, है ना। सारी स्टोरी हमें समझ में आ जानी है। ये अपरिमित विस्तार वाली एक चालक पट्टिका है ना। आपको इसमें मोटाई भी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब बच्चों देखो, इसका एक डायग्राम और बनाया जा सकता है जो इससे ज़्यादा बेटर है ना। और इस अप्रोच को समझने में, है ना, उस डायग्राम में ज़्यादा सरलता रहती है। तो हम लोग पट्टिका को कई बार ऐसे भी बना देते हैं। देखिए इस प्रकार से बना देते हैं। अपरिमित है तो इस प्रकार से दिखा देंगे। देखो अब देखो बच्चों, ये इसका फ्रंट व्यू है या क्रॉस सेक्शनल व्यू है बच्चों इसका, ठीक है। पट्टिका में देखो 2 पृष्ठ होते हैं, है ना। आप जिस रजिस्टर में काम कर रहे हो या आपके पास कोई भी पुस्तक है तो उसमें बच्चों 2 पृष्ठ है ना। एक तो देखो ये वाला पृष्ठ और एक इसके पीछे वाला पृष्ठ। जो सामने वाला पृष्ठ है उसको देखो इस लाइन से दिखाया गया है, और जो पीछे वाला पृष्ठ है, पीछे वाला पृष्ठ है, उसको इस वाले लाइन से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये पहला पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ है और ये इसके बीच की मोटाई है, ठीक है। अब ये समरूप आवेशित है। यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ध्यान से सुनना बच्चों। आपके पास यदि कोई भी चालक है ना, कोई भी चालक, है ना, और उसे जब आप आवेश देते हो तो बच्चों चालकों के लिए एक प्रॉपर्टी होता है कि उसको दिया गया सारा का सारा जो आवेश है उसके पृष्ठ पर आ जाता है, उसके अंदर नहीं रह पाता बच्चों, उसकी सरफेस पर आ जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि चालकों में आवेश गति कर सकता है ना। तो यदि आप किसी चालक को आवेश दोगे, ठीक है, तो उनके मध्य सजातीय प्रकृति होने के कारण प्रतिकर्षण होना है। प्रतिकर्षण के कारण वो भी दूर हटने हैं और दूर हटते 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 लास्ट में क्या हो सकता है कि वो उसके पृष्ठ पर आ जाए। यही कारण होता है कि चालकों को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है। एक बार आपको मैं पुनः बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक चालक गोला है, धातु का एक ठोस गोला है बच्चों, धातु का एक ठोस गोला है। आपने इसको चार्ज दे दिया,
एक बार के लिए मान लीजिए कि आपने इसको बच्चों ऋणावेश दे दिया, ठीक है। तो ये जो ऋणावेश है ये परस्पर प्रतिकर्षित होंगे, है ना। इसको ये जो शेष वाले ऋणावेश हैं ये रिपेल करेंगे। इसी प्रकार इसको जो शेष बच गए वो इस तरफ रिपेल करेंगे। ये वाला इधर रिपेल होगा, ये वाला इधर रिपेल होगा। कुल मिलाकर बात ये है कि ये जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं ये परस्पर प्रतिकर्षित होंगे और प्रतिकर्षण के कारण इस चालक में गति करते 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 लास्ट में क्या होगा, लास्ट में बच्चों ये इसकी सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। प्रतिकर्षण तो अब भी होगा लेकिन अब इससे बाहर ये निकल नहीं सकते, तो फाइनली ये चार्ज जो है वो इसकी सरफेस पर आकर रुक जाना है, सरफेस पर आकर स्थायी हो जाना है। तो चालकों के लिए एक प्रॉपर्टी है, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है भाई चालकों के लिए? कि चालक को जो आप आवेश दोगे ना, वो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो बच्चों इस चालक पट्टिका को जैसे ही हम आवेश देंगे, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, आवेश जो है वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो देखो इस वाले पृष्ठ पे आ गया और इस वाले पृष्ठ पे आ जाएगा। चालक पट्टिका के अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा। इस वाले डायग्राम में यदि प्रदर्शित किया जाए तो देखो पृष्ठ पर इस प्रकार से दिखा दूंगा, इस प्रकार से दिखा देंगे बच्चों, पृष्ठ पर इस प्रकार से दिखा देंगे पृष्ठ पर। ये तो फ्रंट वाला पृष्ठ है, बैक वाला जो पृष्ठ है वो ये वाला होगा, ये लो। अब मैं ये मान लेता हूं कि इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। ओके, अब देखो हम लोगों को इससे r दूरी पर ये जो आपका बिंदु P है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ज्ञात करनी है। और बच्चों ये वाला जो बिंदु O है ना, O, ये इस फ्रंट वाले पृष्ठ पर नहीं है, पट्टिका के मिड में है। इसी चीज़ को यदि यहाँ से दिखाया जाए तो बच्चों ये बिंदु O यहाँ है, ध्यान से देखना, ये बिंदु O बच्चों यहाँ है और हमें इससे r दूरी पर ये आपका जो बिंदु P है यहाँ पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो आपका आर्टिकल था, उसका आपने डायग्राम तो बना दिया कि आपके पास एक समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका है और इसके कारण आपको बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों हम लोगों को ये गॉस थ्योरम के हेल्प से करना है ना। तो इसके लिए आपको काल्पनिक बंद पृष्ठ, है ना, उसकी कल्पना करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाउसीय पृष्ठ। तो यहाँ गाउसीय पृष्ठ कैसा लेंगे, तो ध्यान दीजिए, पहली बात यहाँ गाउसीय पृष्ठ हम लेंगे बेलनाकार, यानी हम लोग बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और ये जो बेलनाकार बंद पृष्ठ है ना, ये आपका होगा यहाँ गाउसीय पृष्ठ। क्या होगा बच्चों, गाउसीय पृष्ठ। अब ये जो बेलनाकार बंद पृष्ठ है बच्चों, इसकी हम लंबाई लेंगे r, ठीक है, और इसका जो काट क्षेत्रफल है वो कितना लेंगे, s। कितना लेंगे, s। चलो मैं बेलनाकार बंद पृष्ठ बना देता हूँ, बेलनाकार बंद पृष्ठ मैं बना देता हूँ बच्चों, बेलनाकार बंद पृष्ठ बना देता हूँ, r त्रिज्या वाला और s काट क्षेत्रफल वाला। त्रिज्या कितनी लूँगा मैं, r, त्रिज्या कितनी लूँगा मैं, r, और काट क्षेत्रफल कितना लूँगा मैं, s। ये देखो इस प्रकार से मैं बना देता हूँ, ठीक है। और ये वाला पार्ट इस पट्टिका के अंदर है बच्चों, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, ये लो, ये लो बच्चों, ये लो, बन गया। लंबाई कितनी, r, और इसका काट क्षेत्रफल कितना है, s, ठीक है। अब देखो बच्चों 2r लंबाई का भी ले सकते हैं, है ना। r लंबाई इस तरफ रख लें और r इस तरफ रख लें, कैलकुलेशन करेंगे रिजल्ट सेम आएगा, है ना। लेकिन हमें RBSc बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करना है, उसके अनुसार चलना है। तो आपको बच्चों r लंबाई का ही बेलनाकार बंद पृष्ठ लेना है, ठीक है भाई। P पे तीव्रता ज्ञात करनी है, P इसके पृष्ठ पर आ चुका है। तो आप देखते हो
आप देखते हो कि इस बेलनाकार बंद पृष्ठ में 3 पृष्ठ है। इसको तो बच्चों मैं नाम दे देता हूँ S1। ये वाला जो पृष्ठ है, जो वक्र पृष्ठ है, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ S2। और ये वाला जो पृष्ठ है, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ बच्चों S3। ये मैंने इनको नाम दे दिए, इसको S1, इसको S2 और इसको S3। अब आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा, हम लोगों ने एक सवाल किया था, यदि आपको याद है तो बच्चों 2 प्लेट थी, ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट, ठीक है। इस पर था पॉजिटिव चार्ज और इस पर भी क्या था, पॉजिटिव चार्ज, है ना भाई। इन दोनों प्लेट पर आवेश का पृष्ठीय वितरण है, इस पर भी पृष्ठीय वितरण है और इस पर भी पृष्ठीय वितरण है। याद कीजिए हमने 3 पॉइंट पकड़े थे, एक तो पकड़ा था A और एक पकड़ा था B और एक पकड़ा था C। मैंने कहा था इस वाले बिंदु पे इंटेंसिटी बताओ, तो यदि आपको याद है इस वाले बिंदु पे इंटेंसिटी कितनी आई थी, 0। लेकिन इस पर प्लस है और इस पर माइनस है, तब तो आता था सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इस पर भी प्लस है और इस पर भी प्लस है, तब बीच वाले बिंदुओं पर तीव्रता कितनी होती है, 0। तो आप लोग यहाँ देखिए, ये जो पट्टिका है इसके अंदर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, इस तरफ प्लस है और इस तरफ प्लस है। तो ये वाला प्लस पहली प्लेट का काम करेगा, ये वाला प्लस दूसरी प्लेट का काम करेगा। और ये जो अंदर वाले बिंदु है, पट्टिका के अंदर वाले बिंदु है, ये प्लेटों के बीच वाले बिंदु होंगे और बीच वाले बिंदुओं पर तीव्रता कितनी होती है, 0। इसका मतलब अंदर चाहे कोई भी पॉइंट हो, भले ही वो O हो या इसके अलावा अंदर कोई भी बिंदु हो, वहाँ तीव्रता का मान क्या होगा, 0 होगा। तो आपको याद रखना है बच्चों, चालक के अंदर आवेश होता ही नहीं और आवेश नहीं होता क्योंकि आवेश तो सरफेस पर आ जाता है। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अंदर वाले बिंदु पर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, अब इसका बच्चों कैलकुलेशन करते हैं। पहला काम हम करते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ये जो बंद पृष्ठ है इससे पारित नेट फ्लक्स निकाल लेते हैं। और नेट फ्लक्स क्या आएगा, S1 से पारित प्लस S2 से पारित प्लस S3 से पारित, ये आने वाला है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से आएगा बच्चों फाई नेट बराबर फाई S1 की बात कर लेते हैं, फाई S1 की बात कर लेते हैं। तो बच्चों इस पे देखो हम लोगों ने क्या काम किया, एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया। तो देखिए बच्चों ये तो होगा वेक्टर DS और ये होगा बच्चों वेक्टर E। इसके लिए थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। S2 के लिए देखें तो अल्पांश क्षेत्रफल यहाँ ले लेते हैं, ये लो। तो ये तो होगा बच्चों वेक्टर DS, है ना। ये देखो पृष्ठीय वितरण है, ये भी देखो पृष्ठीय वितरण है। तीव्रता इसके अभिलंबवत प्लस चार्ज है तो कहाँ होगी, बाहर की ओर। तो इस वाले बिंदु पर जहाँ आपने ये अल्पांश क्षेत्रफल DS लिया है, माना तीव्रता कितनी है, E। इसी प्रकार यहाँ ले लेते हैं एक अल्पांश क्षेत्रफल, देखो ये वाला ले लिया, ये वाला अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया। ये आपका क्या है बच्चों, वेक्टर DS। लेकिन ये बिंदु O पट्टिका के अंदर है, तो यहाँ पर बच्चों तीव्रता कितनी है, 0। यही चीज़ यदि यहाँ शो करना चाहते हो तो इस तरह से आप शो कर सकते हो, ये वेक्टर DS होगा और ये वेक्टर आपका E होगा। यहाँ दिखाना है तो ये आपका होगा बच्चों वेक्टर DS और ये आपका होगा वेक्टर E। और यदि यहाँ पे दिखाना है तो देखो ये आपका होगा वेक्टर DS और ये बिंदु O फ्रंट वाले पृष्ठ पर नहीं है, पट्टिका के अंदर है। और अंदर है तो इस वाले बिंदु पे जो इंटेंसिटी है वो कितनी होती है, 0, ठीक है। चलो जो आपका पृष्ठ S1 है इससे पारित फ्लक्स लिखे, तो बच्चों इस पर जो अल्पांश क्षेत्रफल DS है ना, उससे पारित तो होगा E डॉट DS। और पूरे सरफेस से चाहिए तो समाकलन कर दो S1 के लिए। यहाँ आपको नज़र आ रहा है थीटा कितना है, 0 डिग्री, है ना। जो E का डायरेक्शन है और DS का डायरेक्शन है वो सेम है, तो थीटा आपका 0 डिग्री है, ठीक है। और दूसरे वाले वक्र पृष्ठ के लिए देखें, है ना, तो E डॉट DS और पूरे के लिए चाहिए समाकलन किसके लिए, S2 के लिए। यहाँ देखो बच्चों ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा आपका π/2 है। और आपको S3 के लिए चाहिए तो ये लिख दोगे बच्चों आप E डॉट DS, ठीक है। यहाँ एंगल हमें दिखता ही नहीं क्योंकि E तो है ही नहीं, अंदर वाले बिंदु पे ही कितना है, 0, केवल DS है, तो E है ही नहीं, तो एंगल काय का होगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या 0 है, E 0 है, ओके। इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है बच्चों देखो फाई नेट इज इक्वल टू, ठीक है, ये आएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा S1 के लिए E DS और क्या आएगा cos ऑफ 0 डिग्री प्लस यहाँ देखो बच्चों ये क्या आएगा E DS cos π/2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, ये चीज़ 0 है तो ये टर्म बोलो क्या हो जाना है, 0।
बच्चों कोस 90 डिग्री का मान आपका होता है 0 और कोस 0 डिग्री का मान आपका होता है 1। तो यहाँ से देखो फाई नेट बराबर क्या आएगा, ई तो कांस्टेंट है बाहर ले लो, ये आएगा बच्चों S1 के लिए इंटीग्रेशन ds, इसका मान तो कितना होता है 1, प्लस ये वाला टर्म आपका 0 है ही, लास्ट टर्म आपका 0 है ही। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से फाई नेट बराबर आएगा बच्चों ES, इसको मैंने बोला 1 नंबर। जो आपका ये इंटीग्रेशन ds है वो क्या है, तो वो है S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल, और S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो इस बेलनाकार बंद पृष्ठ के काट क्षेत्रफल के बराबर है ना। S1 वाला तो ये है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, तो ये वाली जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है जो सर्कुलर है उसके क्षेत्रफल के बराबर है, और ये बेलन का क्या होता है, काट क्षेत्रफल। तो इंटीग्रेशन ds को बोलो आपने क्या लिख लिया s, ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये वाली चीज़ है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों ना। आगे ये बात आप लोगों को समझ में, यदि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ रही है तो आप कमेंट में यस लिख देंगे। यहाँ तक की चीज़ें यदि आपको समझ में आ रही है तो कमेंट में बच्चों आप यस लिख देंगे। तो ये क्या आया, देखो ये क्या आया, ये आ गया आपके पास फाई नेट बराबर क्या आ गया ES, और इसको आपने बोला 1 नंबर। ओके, अब देखो बच्चों हम लोग यही फाई नेट है ना किससे निकालेंगे भाई, तो आंसर है हम लोग यही फाई नोट निकालेंगे, बोलो किससे, गाउस के नियम से। किससे, गाउस के नियम से। ठीक है, तो गाउस के नियम से जब फाई नेट निकाला जाएगा, गाउस के नियम से जब फाई नेट निकाला जाएगा तो वो तो आएगा बच्चों देखो परिबद्ध टोटल चार्ज, और बट्टा में क्या आएगा, एप्सिलॉन नोट। यहाँ जो परिबद्ध टोटल चार्ज है वो आपका आएगा बच्चों सिग्मा s। क्या आएगा, सिग्मा s। क्यों आएगा आपको बताता हूँ, क्यों आएगा आपको बताता हूँ। देखो बोलिए आप लोग, पृष्ठ आवेश घनत्व आपको कितना दिया गया था, सिग्मा, बंद पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल। तो बच्चों ये वाला बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ ने केवल देखो इस वाले आवेश को ही घेरा हुआ है ना, बाकी का ये वाला बाहर है, ये वाला बाहर है, ये वाला बाहर है, ये वाला बाहर है, ये वाला बाहर है। केवल यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो भी चार्ज है वो इसके अंदर है। इसका मतलब यही जो चार्ज है, यही जो आपका चार्ज है, यही जो आपका चार्ज है वो आपका क्या है बच्चों, सिग्मा क्यू। क्या है बोलो, सिग्मा क्यू। इस डायग्राम में ये चीज़ थोड़ी साफ नहीं दिखती, यहाँ दिखता है कि ये वाले जो चार्ज है, ये वाले चार्ज है वो भी परिबद्ध है, वो परिबद्ध नहीं है, वो बच्चों कहाँ है, बाहर है, साइड में कहीं पड़े हैं। ठीक है, केवल और केवल देखो ये वाला चार्ज ही परिबद्ध है, और यहाँ भी लगता है कि परिबद्ध चार्ज है, नहीं, ये तो ये वाला जो पार्ट है वो तो देखो पट्टिका के अंदर है, अंदर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। तो आप यहाँ ध्यान से देखो बच्चों कि अंदर जो यह जो पट्टिका है इसका ये वाला भाग इसके अंदर है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो पट्टिका के क्षेत्रफल के बेलनाकार बंद पृष्ठ के काट क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका मतलब अंदर जो पृष्ठ है जिस पर आवेश है उसका क्षेत्रफल बोलो कितना है, s। आपने कहा है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो क्षेत्रफल है वो s है, और एकांक पर आवेश यदि सिग्मा है तो s पर आवेश कितना होगा, तो आंसर है सिग्मा गुणा s होगा। इसका मतलब सिग्मा गुणा जो s है वही आपका क्या है बच्चों, सिग्मा क्यू है, यानी परिबद्ध कुल आवेश है। आप लोगों को यदि ये बात समझ में आ गई, ये परिबद्ध आवेश यदि आपको दिख गया और निकालना आ गया तो कमेंट में बच्चों आप यस लिख दो। ये चीज़ यदि आपको समझ में आ गई तो, है ना, सिग्मा क्यू बराबर क्या होगा, सिग्मा गुणा एस। ठीक है, सिग्मा गुणा एस। अब देखो वही बात 1 और 2 तो बच्चों क्या है, इक्वल है, तो इनको बराबर कर दो। तो 1 से है ES और 2 से है सिग्मा s बट्टा एप्सिलॉन नोट। s से s कैंसिल हो गया, तो बच्चों E बराबर बोलो कितना आ गया, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट, और इसको मैं बोल देता हूँ 3 नंबर। और ये क्या आ गई, ये आ गई बच्चों समरूप आवेशित पट्टिका के कारण तीव्रता। समरूप आवेशित पट्टिका के कारण तीव्रता क्या आ गई बताओ, समरूप आवेशित पट्टिका के कारण तीव्रता। तो ध्यान दे, सीट के कारण कितनी आती थी, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नोट, है ना, जबकि पट्टिका के कारण कितनी आती है, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट। कितनी आती है, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों ग्राफ की। किसकी बात कर लें, ग्राफ की। पहला ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं तीव्रता में दूरी के साथ परिवर्तन। तो आपको 3 में नज़र आ रहा है, दूरी तो है ही नहीं, दूरी है ही नहीं, इसका मतलब दूरी पे निर्भर नहीं करेगी, और दूरी पे निर्भर नहीं करेगी इसका मतलब ग्राफ ऐसा आएगा, ग्राफ ऐसा आएगा, है ना, यानी ई में आर के साथ किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, और दूसरा जो आपको ग्राफ देखना है वो हम देख लेते हैं
इंटेंसिटी और चार्ज डेंसिटी के बीच में, चार्ज डेंसिटी के बीच में। बच्चों जो आपको इक्वेशन 3 नज़र आ रहा है उसको देखकर आपको पता लग रहा है कि जो आपका इंटेंसिटी है वो चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज डेंसिटी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि इस तरफ सिग्मा लूँ, इस तरफ यदि ई लूँ, ये आपका मूल बिंदु है, तो ग्राफ ऐसा आएगा। यानी पृष्ठ आवेश घनत्व के बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में समानुपाती रूप से क्या होगी? वृद्धि होगी। तो देखिए आपने गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशन देख लिए। पहला एप्लीकेशन था लाइन चार्ज के कारण, कितना आया? 2k लैम्बडा बटा r, ठीक है। दूसरा था प्लेन शीट के कारण, बोलो कितना आया? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और तीसरा किसके कारण था? पट्टिका के कारण। और पट्टिका के कारण कितना आया? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। कितना आया? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। यानी जो परत के कारण आता था उसका डबल आया। उसका डबल क्यों आया? क्योंकि पट्टिका में 2 परतें बन जाती है। एक तो ये वाला पृष्ठ पहली परत का काम करता है और एक ये वाला पृष्ठ दूसरी परत का काम करता है। एक परत के कारण कितना था? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें 2 परतें हो गई तो डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका रिजल्ट बोलो कितना आ जाएगा? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये था आपका थर्ड एप्लीकेशन, किसका? गॉस थ्योरम का। यानी किसके कारण बच्चों? अपरिमित चालक पट्टिका के कारण, अपरिमित चालक पट्टिका के कारण, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों 2 एप्लीकेशन आपके हो रहे हैं। एक तो है चालक ठोस गोले के कारण और एक आपका है कुचालक ठोस गोले के कारण, ठीक है। गोलीय कोष के कारण जो तीव्रता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो चीज़ आपके सिलेबस से हटा ली गई है, ठीक है। तो अगला जो एप्लीकेशन है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। अगला जो एप्लीकेशन है वो मैं लिखने जा रहा हूँ बच्चों। अगला एप्लीकेशन आपका क्या है? अगला एप्लीकेशन आपका है समरूप आवेशित चालक गोले के कारण। और केवल चालक गोला लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सा गोला है? ठोस गोला के कारण तीव्रता, के कारण तीव्रता, ठीक है बच्चों। अब ये वाली तीव्रता हमें कहाँ पूछेगा? तो आंसर है नंबर फर्स्ट आपको पूछेगा इसके लिए। इसका मतलब ये वाला बिंदु चालक गोले के बाहर है। नंबर सेकंड आपसे पूछेगा r बराबर r पर, इसका मतलब ये वाला बिंदु गोले के पृष्ठ पर है। और नंबर 3 आपसे पूछेगा बच्चों लेस देन कैपिटल R, इसका मतलब ये बिंदु चालक गोले के अंदर है। ध्यान दें, यहाँ जो कैपिटल R है वो गोले की त्रिज्या है और जो छोटा r है वो गोले के केंद्र से बिंदु का दूरी है। यदि बिंदु का दूरी जो है वो बच्चों गोले की त्रिज्या से बड़ा है, इसका मतलब हम गोले के बाहर है। बराबर है, इसका मतलब हम पृष्ठ पर है। और यदि छोटा है तो इसका मतलब हम कहाँ है? अंदर है। यानी इन वाले बिंदुओं पे हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाहर वाले बिंदु के लिए। कहाँ देखते हैं? बाहर वाले बिंदु के लिए। बाहर वाले बिंदु के लिए देखते हैं, यानी नंबर फर्स्ट r इज ग्रेटर देन r। इसका मतलब तीव्रता कहाँ चाहिए? तीव्रता कहाँ चाहिए बच्चों? चालक गोले के बाहर। कहाँ चाहिए? चालक गोले के बाहर चाहिए। कहाँ चाहिए? चालक गोले के बाहर चाहिए। बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है बच्चों, बड़ा सिंपल आर्टिकल है। चालक गोले के बाहर में क्या चाहिए? इंटेंसिटी। चलो देखते हैं कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग इसके लिए क्या काम करो, एक ठोस चालक गोला ले लो। ये मैंने बच्चों ठोस चालक गोला ले लिया और इसकी जो त्रिज्या है वो मैंने कितनी मान ली बच्चों? r। इसको मान लीजिए आपने q वाला चार्ज दिया, तो आपको पता है चालक है तो सारा का सारा आवेश इसके पृष्ठ पे आ जाना है। देखो इस पे पृष्ठ पे आ गया और इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो मैंने कितना मान लिया? सिग्मा। और आपको पता है सिग्मा बराबर क्या होगा? तो आंसर है q बटा 4πr²। और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल दिया मैंने? इक्वेशन नंबर 1। या जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, q बटा बोलो क्या लिख रहा हूँ? 4πr²। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है कि चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? चार्ज बटा क्षेत्रफल, ठीक है। और आप यह भी जानते हो कि जो r त्रिज्या वाला गोला है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है? 4πr²। इसलिए सिग्मा बराबर आपके पास क्या आ जाएगा? q बटा 4πr²। सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? q बटा 4πr²। अरे भाई आपने इसको चार्ज दिया तो सारा चार्ज इसके पृष्ठ पे आना है।
और ये वाला जो पृष्ठ है ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है चार्ज बटा एरिया। तो एरिया आप 4πr² रखोगे तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा Q बटा 4πr²। तो ये इसका क्या है बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व है। क्या है इसका ये पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक है, अब आप लोगों को बाहर वाले बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपने मान लिया कि ये वो बिंदु P है, ये वो बिंदु P है जिस पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है और इसकी गोले के केंद्र से दूरी r है। तो आप देख रहे हो बच्चों छोटा r है वो बड़े r से बड़ा है, इसका मतलब त्रिज्या से बड़ा है। इसका मतलब कहाँ है ये बाहर बिंदु है। कहाँ है ये बाहर बिंदु। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम है। इस बार बच्चों आवेश का जो वितरण है वो रेखीय नहीं है। पहले आपने तीव्रता ज्ञात की थी जब आपका चार्ज है वो रेखीय रूप से वितरित हो। उसके बाद आपने तीव्रता ज्ञात की थी जब आपका चार्ज है वो समतलीय रूप से वितरित हो। कैसे वितरित हो बच्चों समतलीय रूप से, जैसे परत पर था। और अब आप तीव्रता ज्ञात कर रहे हो कि आपका आवेश जो है वो गोलीय रूप से वितरित है। तो इस प्रकार का जो वितरण है इस वाले बिंदु पे कितनी इंटेंसिटी बनाएगा ये हम लोगों को देखना है। बच्चों ध्यान दें, चार्ज या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपका लाइन चार्ज के फॉर्म में हो सकता है ना। आपका पृष्ठीय वितरण हो सकता है समतलीय पृष्ठीय वितरण, और आपका जो पृष्ठीय वितरण है वो गोलीय प्रकार का भी हो सकता है। और आपको यहाँ ये कैलकुलेट करना है कि चार्ज इस प्रकार से वितरित है, गोलीय रूप से वितरित है, तो इस प्रकार का जो चार्ज है वो इस वाले पॉइंट पर किस प्रकार का फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को ये चीज़ है ना गॉस थ्योरम के हेल्प से कैलकुलेट करनी है। किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो सबसे पहले आपको क्या मानना होता है गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ क्या होता है एक बंद पृष्ठ, और यहाँ हम जो बंद पृष्ठ लेंगे वो लेंगे गोलीय बंद पृष्ठ। यानी जो गाउसीय पृष्ठ है वो कैसा मानेंगे गोलाकार। कैसा मानेंगे गोलाकार। और उस गोलीय बंद पृष्ठ की त्रिज्या कितनी लेंगे बच्चों r। कितनी लेंगे r। ठीक है, तो देखिए जो बाहर वाला बिंदु P है, इसके लिए बच्चों मैं गाउसीय पृष्ठ बनाता हूँ। और जो गाउसीय पृष्ठ है वो ये वाला बनेगा। देखो ये वाला, ये गाउसीय पृष्ठ बनेगा। r त्रिज्या वाला गोला। क्या बे r त्रिज्या वाला गोला ये बन गया। देख लो ये गाउसीय पृष्ठ हो गया है ना। क्या है ये है बच्चों आपका गाउसीय पृष्ठ। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या काम करना है बच्चों ध्यान देना। लाइन चार्ज के कारण या प्लेन शीट के कारण या फिर बच्चों आपका जो चालक पट्टी का था, क्या था आपका चालक पट्टी का, उसके कारण जब इंटेंसिटी निकालते थे तो हम लोग बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करते थे। ठीक है, और जब चालक गोला है या खोखला गोला है या कुचालक गोला है यानी गोलाकार वस्तु पर यदि चार्ज दिया हुआ है तो याद रखना जो गाउसीय पृष्ठ है वो कैसा लेना होगा गोलाकार। कैसा लेना होगा गोलाकार। ठीक है, तो गोलाकार बंद पृष्ठ ले लिया। अब वही काम बच्चों हम लोग क्या काम करते हैं कि बिंदु P पे तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P के ऊपर एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं बच्चों ये वाला। ठीक है, इसके लिए देखो बच्चों क्षेत्रफल सदिश तो होगा है ना, नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा। और गोले पे नॉर्मल देखो बच्चों रेडियली होगा, और ये क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर होता है तो ये रेडियली आउटवर्ड हो गया। इस वाले बिंदु पे जो तीव्रता है उसका मान मानना ई है लेकिन दिशा ये होगी, और इसके लिए थीटा कितना डिग्री है 0 डिग्री। बच्चों डायरेक्शन ये क्यों होगा, यदि P पर आप पॉजिटिव चार्ज रखो तो ये वाले सारे के सारे जो पॉजिटिव है इसको इस तरफ रिपेल करेंगे, इस तरफ धक्का देंगे। और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। तो पॉइंट P पर जहां आपने ये छोटा टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल कितना है ds आपने विचाराधीन लिया है, इस पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो है वो क्षेत्रफल सदिश की दिशा में होगा। तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि P पर जो ये छोटा टुकड़ा रखा हुआ है जिसका क्षेत्रफल कितना है ds और ये जिस तीव्रता में रखा हुआ है उसका मान कितना है e, तो इस छोटे टुकड़े से पारित विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आप लोग बोलोगे छोटे टुकड़े से जो फ्लक्स जाएगा वो छोटा होगा, तो इसको आप d फाई लिख दोगे। और d फाई बराबर देखो फ्लक्स की परिभाषा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो वेक्टर होता है वो ले लो और डॉट क्षेत्रफल सदिश, और क्षेत्रफल सदिश जो P पे रखा है वो क्या है बच्चों ds। तो d फाई बराबर क्या बनेगा E डॉट ds। क्या बनेगा E डॉट ds। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब आपको बच्चों केवल इससे नहीं चाहिए, आपको तो पूरे पृष्ठ से चाहिए।
और पूरे पृष्ठ से चाहिए तो बच्चों हम लोग इसका क्या कर देंगे, समाकलन। तो देखिए पूरे गोलीय बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा यानी जो फाई नेट होगा वो आपको डी फाई के समाकलन से प्राप्त होगा। और ये बंद पृष्ठ के लिए समाकलन है, इसके लिए समाकलन पर यहाँ क्या लगा देंगे बच्चों, सर्कल लगा देंगे। अब कई बच्चों के माइंड में ये सवाल आता होगा कि इससे पहले तो हमने बंद पृष्ठ के 3 पार्ट कर लिए थे। कितने पार्ट कर लिए थे, 3, है ना, एक S1 और एक S2 और एक S3, और नेट निकाला था तो तीनों का अलग अलग निकाल के उनका जोड़ किया था। और यहाँ वो 3 पार्ट क्यों नहीं किए बच्चों, यहाँ 3 पार्ट इसलिए नहीं किए क्योंकि हमने इस बार गाउसियन पृष्ठ इस प्रकार का माना है कि थीटा का डिपेंडेंस 3 बार नहीं बदलेगा। वहाँ तो थीटा 3 बार चेंज हो रहा था, है ना, पहली प्लेट के लिए कुछ और था, वक्र पृष्ठ के लिए कुछ और था, दूसरी प्लेट के लिए कुछ और था। यहाँ इस गोलाकार बंद पृष्ठ पर आप कहीं पर भी चले जाओ थीटा हमेशा 0 डिग्री रहेगा, यानी वेक्टर ई तथा वेक्टर ds का जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेम रहेगा, यानी एक दूसरे के क्या रहेगा, समांतर रहेगा। उदाहरण के रूप में यदि आप बच्चों अल्पांश क्षेत्रफल यहाँ ले लेते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल यहाँ ले लेते तो ये होता आपका वेक्टर ds और ये होता वेक्टर ई, यहाँ पर भी थीटा 0 डिग्री। इसी प्रकार उदाहरण के रूप में यदि बच्चों यहाँ ले लेते आप तो देखो ये आपका हो गया वेक्टर ds और ये हो गया आपका वेक्टर ई, थीटा बोलो कितना होता 0 डिग्री। तो इस प्रकार आप विचार करके देख सकते हो कि ये जो मैंने गोलाकार बंद पृष्ठ लिया है इस पर आप कहीं पर भी छोटा टुकड़ा ले लो बच्चों, ई और ds आपको पैरेलल मिलेंगे, यानी थीटा आपको 0 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब इसके हमें 3 पार्ट करने की आवश्यकता नहीं, किसी एक पार्ट के लिए निकाल लो और इंटीग्रेशन कर दो, अपने आप इस पूरे बंद पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है उसका वैल्यू आपको मिल जाना है। तो बताओ डी फाई का आप वैल्यू पुट कर दीजिए। डी फाई का वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा फाई नेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अच्छा 1 नंबर आप इसको दे चुके हो ना, तो इसको आप 2 नंबर दे दो भाई। तो फाई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसके लिए, बंद पृष्ठ के लिए, और डी फाई का मान क्या लिख दोगे, ई डॉट डी एस। चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। ये आपको मिलेगा फाई नेट बराबर इंटीग्रेशन ई डी एस और थीटा 0 डिग्री है तो कोस 0 डिग्री। बच्चों कोस 0 डिग्री का मान बोलो कितना होता है 1। तो यहाँ से देखो फाई नेट बराबर ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन और ये क्या बचेगा बोलो ds, तो ये आएगा बच्चों फाई नेट बराबर ई और इंटीग्रेशन ds का मतलब यहाँ होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं बोलता हूँ समीकरण नंबर 3। इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ के लिए ds बराबर बोलो आपने क्या लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों इंटीग्रेशन ds का मतलब होता है जो आपने गाउसीय पृष्ठ लिया है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो आपने गाउसीय पृष्ठ लिया है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है r, और इसका जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपको पता है वो कितना होगा 4 पाई और छोटा r जो है उसका क्या आएगा स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ds यानी गाउसीय पृष्ठ का टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया बोलो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हमने क्या लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर। कई बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आता है कि छोटा r आएगा या बड़ा r आएगा, तो भैया गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये, अल्पांश क्षेत्रफल जो है वो गाउसीय पृष्ठ पर लिया गया है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आना है तो यहाँ छोटा r आएगा। ओके, तो फाई नेट आपका ये आ गया। तो ये जो आपने गोलाकार बंद पृष्ठ लिया है इससे पारित फ्लक्स आपके पास आ चुका है। ये वाला जो फ्लक्स है इसका वैल्यू बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाई नेट बराबर बोलो क्या लिख दूँ, ई और गुणा में क्या लिख दूँ बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ है 3 नंबर बोला हुआ है, ठीक है। अब देखो ये वाला फ्लक्स हम लोगों को किससे निकालना है, ये वाला फ्लक्स हम लोगों को निकालना है गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम कहता है फाई नेट बराबर बोलो क्या होगा, परिबद्ध कुल आवेश और बट्टा में क्या आएगा एप्सिलॉन नोट। तो बच्चों फाई नेट बराबर बोलो ये क्या आ जाएगा Q बट्टा एप्सिलॉन नोट, और इसको मैं बोल देता हूँ 4। सिग्मा Q जो है वो आपका यहाँ Q है। देखिए बच्चों ये पूरा का पूरा जो गोला है इसको आपने कितना आवेश दिया था Q, और ये सारा का सारा इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर है ना। तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर वाला आवेश या गाउसीय पृष्ठ के द्वारा घेरा गया जो आवेश है गोले को दिए गए आवेश के बराबर है जो आपका Q है। तो सिग्मा Q को आपने बोलो क्या लिखा हुआ है Q लिखा हुआ है। अब वही बात है बच्चों 3 और आपका जो 4 है वो तो बराबर है, तो इनको बराबर कर दो। बराबर करोगे तो ये आएगा E गुणा 4 पाई आर स्क्वायर और बराबर क्या आएगा Q बट्टा एप्सिलॉन नोट। यहाँ से E का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर।
या ई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, के क्यूब बट्टा आर स्क्वायर, और इसको मैं बोल देता हूँ 5 नंबर। यहाँ आपने क्या काम किया है, यहाँ आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख लिया है, के। तो ये क्या आ गई, बाहर वाले बिंदु पे तीव्रता आ गई, तो ई की आप रूट में क्या लिख दोगे, आउट। तो ई आउट बराबर आ गया के क्यू बटा आर स्क्वायर, यानी इस वाले बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी, के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। यदि बच्चों हम लोग क्या काम करें, सारा का सारा आवेश इस प्रकार से गोलीय रूप से वितरित नहीं करें, ये सारा का सारा क्यू आवेश यदि हम सेंटर पे रख दें, सेंटर पे रख दें, तो देखो बच्चों ये बिंदु आवेश हो गया, अब ये बिंदु आवेश हो गया, और ये वाला जो बिंदु है इसकी इससे दूरी कितनी है, आर। और आप जानते हो बिंदु आवेश से किसी बिंदु पर तीव्रता का मान क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो बच्चों चालक गोले के लिए बाहर वाले बिंदु पर इंटेंसिटी वही आती है जो एक बिंदु आवेश की तरह आती है। इसका मतलब ये वाला गोलीय रूप से वितरित आवेश इस तरह से व्यवहार करता है कि माना यह सारा का सारा कहाँ है, गोले के सेंटर पर है। कहाँ है, गोले के सेंटर पर। और सारा का सारा चार्ज क्यू गोले के सेंटर पे मान लेंगे, तो इस वाले बिंदु पर बिंदु आवेश के कॉन्सेप्ट से यदि इंटेंसिटी निकालेंगे तो वो आपकी कितनी आनी है, के क्यू बटा आर स्क्वायर, है ना। तो सेम सा रिजल्ट आ रहा है। इस तरह की कंपैरिजन जब आप करते हो तो आपको बच्चों रिजल्ट को याद रखने में आसानी रह जाती है। यानी चालक गोले के कारण तीव्रता कितनी आती है, जो बिंदु आवेश के कारण आती है। किसके कारण आती है, बिंदु आवेश के कारण। बोलो कितनी आ गई, के क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है। अब एक चीज़ हो रहा है बच्चों, आउट वाले पॉइंट पे ये आ गई, कितनी आ गई बोलो, के क्यू बटा आर स्क्वायर। कई बार हम लोगों को कहता है कि ये वाला जो इंटेंसिटी है ना, ये वाला इंटेंसिटी आप चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखो, यानी सिग्मा के टर्म में लिखो। तो सिग्मा बराबर तो ये आपका है ही। तो एक नंबर जो है बच्चों, इससे आप यदि Q का वैल्यू निकालो तो Q का वैल्यू कितना आएगा, सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। ये देखो बच्चों आपका एक नंबर है। यहाँ से आप इस Q का मान निकालो तो सिग्मा के गुणा में ये आ जाना है 4 पाई और बड़ा आर स्क्वायर है। और Q का ये वाला जो वैल्यू है, Q का ये वाला जो वैल्यू है वो आप बच्चों 5 में रख दो। 5 में रखोगे तो आपको मिलेगा ई आउट बराबर क्या मिलेगा बोलो, के का मतलब 1 क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। गुणा में बच्चों Q है, Q का मतलब सिग्मा गुणा बोलो क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। और बट्टा में बोलो बच्चों क्या चल रहा है, आर स्क्वायर। 4 पाई से आपका 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखो बच्चों चार्ज डेंसिटी के टर्म में आपको जो इंटेंसिटी मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, और बोलो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बट्टा में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। और इसको मैं बोल देता हूँ 6 नंबर। किसके टर्म में आ गया, ये चार्ज डेंसिटी के टर्म में आ गया, सिग्मा के टर्म में आ गया, है ना। तो ये इंटेंसिटी कहाँ है, बाहर वाले पॉइंट्स पर। कहाँ है बच्चों, बाहर वाले पॉइंट्स पे। तो जो बाहर वाले पॉइंट पे इंटेंसिटीज आ गई, जो बाहर वाले पॉइंट पे इंटेंसिटीज आ गई उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो आया है ई आउट बराबर बोलो क्या, के क्यू बटा आर स्क्वायर, ये वाला इंटेंसिटी आपको मिला है। और एक आपको मिला है ई आउट बराबर क्या, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, और क्या मिला है बच्चों, आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर। किसके कारण, चालक गोले के कारण। कहाँ बच्चों, बाहर वाले बिंदुओं पर। कहाँ, बाहर वाले बिंदुओं पर। ठीक है। और समीकरण नंबर भी आपने इसको नाम दिया हुआ था, इसको क्या नाम दिया था आपने, 5, और इसको आपने क्या नाम दिया था, 6। ठीक है। तो सिंपल सा आर्टिकल है। ठीक है। इसके बाद बच्चों इसका हम लोग देखते हैं सेकंड केस। कौन सा केस देखते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस आपको बच्चों इसके पृष्ठ पर चाहिए। और पृष्ठ का मतलब है आर बराबर आर। पृष्ठ का मतलब क्या है, आर बराबर आर। यानी कुछ ऐसा है, ये आपका वो चालक गोला है, केंद्र इसका O है, त्रिज्या इसकी R है ना। आपने इसको जो चार्ज दिया हुआ है, चालक गोला है, तो इसके पृष्ठ पे आ जाना है। और चार्ज आपका कितना है बच्चों, Q। और जो बिंदु P जिस पे आपको इंटेंसिटी चाहिए, वो बिंदु P जो है, वो गोले के पृष्ठ पर है। इसका मतलब जो R है ना, आपका छोटा R है ना, वो बच्चों गोले की त्रिज्या के क्या है, बराबर। तो किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, बाहर वाले पॉइंट के लिए आपने कैलकुलेट किया हुआ था। और ये वाला पॉइंट जब यहाँ आ जाता है तो इसका मान जो है वो घटते घटते गोले की त्रिज्या के क्या हो जाना है, बराबर। तो आप लोग इसके लिए क्या करोगे बच्चों, जो आपका समीकरण 5 है, उसमें बच्चों छोटे आर की जगह आप क्या लिख दोगे, बड़ा आर। छोटे आर की जगह बड़ा आर रखोगे तो ये ई सरफेस आ जाएगा, ई आउट नहीं, क्या आ जाएगा, ई सरफेस। और ई सरफेस आपका कितना आ जाएगा बच्चों, के क्यू बटा आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर। और यदि यही मान हम लोग चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखें
तो ये कितना आएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। ऊपर तो था बड़ा आर स्क्वायर, नीचे छोटा आर था, छोटे आर की जगह बड़ा आर लिखना है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ई एस बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, आपको याद रखना चाहिए बच्चों। कोई भी धातु का गोला हो यानी कोई भी चालक गोला हो जिसे आवेश दिया जाता है तो पृष्ठ पे आ जाता है, और आपसे पूछे कि इसके निकट वाले बिंदुओं पर, जैसे इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पे जो स्टेप है, इन सब बिंदुओं पे इंटेंसिटी कितना होगा, तो आपका जवाब होगा इन पे इंटेंसिटी वही होगा जो चालक पट्टिका के कारण होता है। चालक पट्टिका के कारण कितना था, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ पर भी कितना होगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। अब आपको एक बात यदि मैं और कहूँ कि ये जो आपका चालक गोला है इसकी सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी कितनी है, तो आप कह रहे हो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट है। इसका मतलब बच्चों सरफेस के एकदम निकट यदि कोई पॉइंट लूँ, ये वाला पॉइंट नहीं है तो बाहर हो गया, एकदम निकट पी के एकदम निकट लूँ यानी ये वाला पॉइंट लूँ और ये इतना दूर भी नहीं है, एकदम इसके निकट है, और आपसे पूछे इंटेंसिटी कितना होगा, तो निकट वाले बिंदु पे इंटेंसिटी कितना होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये क्या है बताओ, ये आपका है जो आपका चालक गोला है उसके सरफेस पर यानी सतह पर स्थित बिंदु पर तीव्रता। ठीक है, ये दूसरी बात होगी। इसके बाद नंबर 3 और कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, नंबर 3 और कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर 3 पॉइंट क्या है, चालक गोले के अंदर। कहाँ बोलो, अंदर। वैसे तो आपको पता लग गया होगा गोले के अंदर चार्ज है ही नहीं, और चार्ज नहीं है तो इंटेंसिटी बोलो कितनी होगी, 0। ठीक है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चों, कोई भी चालक हो चाहे किसी भी स्थिति में हो, उस पर चार्ज हो या चार्ज ना हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो या ना रखा हो, उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है। ठीक है, हम लोग तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको प्रदर्शित करेंगे बच्चों, किस प्रकार से 0 होता है ये दिखाएंगे। अंदर वाले बिंदु पे चाहिए, कहाँ चाहिए, अंदर वाले बिंदु पे चाहिए बच्चों, अंदर वाले बिंदु पे चाहिए। तो आप लोग देखिए ये आपका चालक गोला है, ठीक है बच्चों, और इसकी त्रिज्या कितनी है, r, और आपने इसको चार्ज दिया हुआ है, और सारा का सारा जो चार्ज है वो इसके कहाँ जाना है, पृष्ठ पर। कहाँ जाना है, इसके पृष्ठ पे। पृष्ठ पे सारा चार्ज मैंने दे दिया। अंदर वाले बिंदु पे चाहिए तो ये पॉइंट ले लिया बच्चों मैंने P, और आपको दिखाई दे रहा है ये अंदर है ना, और r इज लेस देन r है। ठीक है, तो हमारा तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस बिंदु पे हमें इंटेंसिटी चाहिए, हम ऐसे गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, है ना, और जो बंद हो, और इसके साथ साथ जिस बिंदु पे आपको इंटेंसिटी चाहिए वो बिंदु उस पृष्ठ पे होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्या काम करेंगे कि एक बंद पृष्ठ विचाराधीन लेंगे, और बंद पृष्ठ कैसा लेंगे बच्चों, गोलाकार बंद पृष्ठ लेंगे। कैसा लेंगे, गोलाकार बंद पृष्ठ, और गोलाकार बंद पृष्ठ की त्रिज्या कितनी लेंगे बच्चों, r लेंगे, तभी ये बिंदु P इसके पृष्ठ पे रह पाएगा जहाँ इंटेंसिटी चाहिए। यदि इससे ज़्यादा ले लेंगे तो ये अंदर रह जाएगा, कम ले लेंगे तो ये बाहर रह जाएगा। तो यहाँ जो गाउसीय पृष्ठ हम लेंगे वो गाउसीय पृष्ठ देखो बच्चों ये वाला होगा, ये क्या हो जाएगा, गाउसीय पृष्ठ। ठीक है, अब आप लोग देखिए बिंदु P पर हम लोग एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे वेक्टर ds, और वेक्टर ds नॉर्मली आउटवर्ड होगा, देखो इस प्रकार से नॉर्मली क्या होगा, आउटवर्ड। अब बिंदु P अंदर वाला बिंदु है और हमें यहाँ तीव्रता चाहिए, बट मुझे पता ही नहीं है कि तीव्रता का यहाँ मान क्या है और डायरेक्शन क्या है। बाहर तो आइडिया तो था कि डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल के या रेडियली आउटवर्ड ही होना है। यहाँ डायरेक्शन के बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी मैं मान लेता हूँ कि बिंदु P पर जो तीव्रता है उसका जो मान है वो कितना है बच्चों, वेक्टर ई। न तो मेरे को डायरेक्शन पता, न मेरे को मैग्नीट्यूड पता। यदि डायरेक्शन भी पता होता तो मैं P पर कोई न कोई तीव्रता को दिखाने के लिए एक एरो बना देता, लेकिन मुझे पता नहीं है। फिर भी मैंने मान लिया कि जहाँ इस P बिंदु पर मैंने छोटा टुकड़ा लिया है, यह बिंदु जिस क्षेत्र में रखा हुआ है उस क्षेत्र का मान कितना है, वेक्टर ई। तो बच्चों जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है, वो आपको सजेस्ट करता है कि इस छोटे टुकड़े से जो फ्लक्स जाएगा वो ये होगा ई डॉट ds। इसको मैं बोल देता हूँ 1 नंबर। क्या बोल देता हूँ बच्चों, 1 नंबर। तो इस पूरे बंद पृष्ठ से चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। ये जो आपका है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको आप क्या बोल दो, 2 नंबर। इसको और आगे सॉल्व कर नहीं सकता क्योंकि न तो मेरे पास ई का मैग्नीट्यूड है और न मेरे पास एंगल है कि थीटा 0 है या थीटा 90 है, तो मैंने इसको इस रूप में छोड़ दिया। ओके, अब हम लोग गाउस के नियम से निकालेंगे। तो गाउस का नियम कहता है कि जो आपका नेट फ्लक्स है वो देखो इसके बराबर होता है, और सिग्मा क्यू यहाँ जो आपका गाउसीय पृष्ठ है उसके द्वारा परिबद्ध आवेश है। और आप लोग देख सकते हो ये वाला जो केस है इसके लिए परिबद्ध आवेश 0 है। ये जो गाउसीय पृष्ठ है सारा का सारा चार्ज इसके बाहर है, और बाहर वाले आवेश का कोई योगदान नहीं रहता। अंदर वाले आवेश की बात करते हैं, अंदर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, तो सिग्मा क्यू आपका कितना है, 0। बच्चों गाउसीय पृष्ठ के द्वारा घेरा गया टोटल चार्ज यदि मैं आपसे पूछूं तो चार्ज अंदर है ही नहीं, चार्ज तो सारा का सारा इस बड़े वाले गोले के सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज ही नहीं।
तो सिग्मा क्यू आपका 0 है और सिग्मा क्यू आपका 0 है, तो फाई नेट बोलो आपका कितना आ गया 0। इसको मैंने क्या बोला बच्चों 3 नंबर। अब आप बताओ 2 और 3 बोलो क्या है बराबर, 2 और 3 बराबर है, तो 2 से आप कहते हो कि फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस और 3 से कहते हो क्या होता है 0। तो यहाँ से आपके पास बच्चों ई का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण नंबर 4। और ये अंदर वाले बिंदु पे तीव्रता है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा बच्चों ई इन। क्या बोलूँगा ई इन, है ना। इसका मतलब जो आपका आवेशित चालक गोला है उसके अंदर चाहे कोई भी बिंदु हो, ये वाला बिंदु हो, ये वाला बिंदु हो, ये वाला बिंदु हो, ये वाला बिंदु, अंदर कोई भी बिंदु चाहे सेंटर ही क्यों ना हो, सेंटर भी अंदर वाला बिंदु है, बोलो इंटेंसिटी कितनी होती है बच्चों 0। तो आप लोगों को याद रखना है भाई, आप लोगों को याद रखना है कि चालक गोले के अंदर वाले बिंदुओं पर तीव्रता का मान कितना होता है 0 और सेंटर पर भी कितना होता है 0, सेंटर पर भी कितना होता है 0। ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद देखो इसके लिए लास्ट चीज़ कि चालक गोले के लिए जो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी उसमें दूरी r के साथ परिवर्तन का ग्राफ बनाओ। तो बच्चों देखो बाहर वाले बिंदुओं पे क्या आया था, बाहर वाले बिंदुओं पे आया था देखो KQ/r²। इसका मतलब जो बाहर वाले बिंदुओं पे इंटेंसिटी है वो दूरी के वर्ग के क्या आई थी व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब बाहर वाले बिंदुओं पे यदि दूरी बढ़ेगी तो आपकी जो तीव्रता है उसके मान में क्या आएगी, कमी आएगी। नंबर 1 बात। नंबर दो बात, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, रिवाइज करवा रहा हूँ, है ना, थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आप जानते हो, आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो यदि आप आर इंक्रीज करोगे तो ई आउट क्या होगा, डिक्रीज होगा। सरफेस वाले पॉइंट के लिए बात करो तो फिक्स वैल्यू था, बोलो कितना था KQ/r²। और अंदर वाले बिंदु के लिए यदि आप बात करो तो हर बिंदु पे बोलो इंटेंसिटी कितना था 0, यानी आर पे डिपेंडेंस है ही नहीं, अंदर तो 0 होता है। चलो अब यदि ग्राफ बनाएं तो बच्चों इस तरफ तो आपने ले लिया r और इस तरफ आपने क्या ले लिया e। यहाँ पर मान लो r बराबर क्या है r, तो इस तरफ r इज लेस देन r होगा और इस तरफ r इज ग्रेटर देन r होगा। यहाँ पर जो इंटेंसिटी का वैल्यू है वो आपने ले लिया बच्चों KQ/r², यानी सरफेस वाला। तो एक पॉइंट तो देखो बच्चों ये बन जाएगा, एक पॉइंट देखो बच्चों ये बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। ये क्या है, ई सरफेस है और सरफेस पे बोलो कितना होता है KQ/r², क्योंकि आपने कहा है कि सरफेस पर, और सरफेस के लिए आपको पता है r बराबर क्या होता है, r बराबर यहाँ r है तो इंटेंसिटी KQ/r² होगा। पहला पॉइंट लगेगा यहाँ। अब r बराबर r के इधर आ गई तो इसका मतलब आप गोले के अंदर आ गए। देखो बच्चों ये चीज़ है, यदि आप यहाँ हो इसका मतलब r बराबर क्या है r, इसका मतलब आप सरफेस पे हो। अब आप यहाँ आ गए, इसका मतलब सेंटर से दूरी जो है वो बड़े r से कम हो गया, इसका मतलब आप अंदर वाले बिंदुओं पर हो। और अंदर वाले बिंदु पे तो तीव्रता क्या होती है 0, तीव्रता 0 होती है। तो ग्राफ ऐसा आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। जैसे ही यहाँ आ जाओगे तीव्रता है वो झटके से उठकर यानी यकायक बढ़कर बोलो कितनी हो जाएगी KQ/r²। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, सेंटर पे 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। जैसे ही r बढ़कर कैपिटल R के बराबर हुआ, इंटेंसिटी बढ़कर कितनी होगी KQ/r², है ना। इसके बाद आप बाहर आ जाते हो। इसके बाद देखो ये वाले पॉइंट्स आएंगे, ये वाले पॉइंट आएंगे, यानी r का मान बढ़ तो रहा है लेकिन अब आप कहाँ हो, बाहर हो। और बाहर जो इंटेंसिटी है वो दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ग्राफ देखो इस प्रकार आएगा। ये बच्चों आपका चालक गोले के कारण उत्पन्न हुई तीव्रता में दूरी के साथ परिवर्तन। आप क्या देखते हो, अंदर वाले बिंदुओं पर दूरी के साथ किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। दूरी अंदर बढ़ रही है लेकिन तीव्रता कितनी रह रही है 0 0 0 0, है ना। r बराबर r पे ये अधिकतम प्राप्त होती है। सरफेस पे बोलो बच्चों इंटेंसिटी क्या होती है, अधिकतम होती है। क्या होती है, अधिकतम होती है। इसके बाद यदि दूरी का मान बढ़ता है तो तीव्रता के मान में व्युत्क्रमानुपाती रूप से क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। ये क्या है, चालक गोले के कारण ई में r के साथ परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका चालक गोले के कारण तीव्रता। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं कंप्लीट करेंगे। कल हमारी जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कुचालक गोले के कारण तीव्रता। और वही बात, बाहर वाले बिंदु पर सतह पर स्थित बिंदु के लिए और अंदर वाले बिंदु के लिए और इसके साथ साथ केंद्र पर स्थित बिंदु के लिए। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एक आवेशित चालक है और आवेशित चालक की सतह पर बच्चों एक बल लगता है जिसको हम विद्युत बल बोलते हैं और उसके कारण एक दाब भी लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत दाब। उसका वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।